बीपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको सुबह ही आप लोग को एक नोटिस दिया था कि बीपीएससी का जो डेट एक्सटेंड हो चुका है, तो उसके लिए मैं पीटी और मेंस अब दोनों को साथ में लेकर कवर करूंगा। हो सकता है कि अब बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम 1-1.5 महीना बाद ही होगा, तो उस दरमियान में जो भी हम लोग करेंट अफेयर का सीरीज ऑलरेडी ख़त्म कर चुके थे। जो प्रतियोगिता दर्पण से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे मंथली वाइज जनवरी से लेकर अगस्त तक मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि जो भी हमारे पास 1-2 महीना का टाइम बचा है, उसमें जीएस पोर्शन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में पूछने के जो पैटर्न बदले हुए हैं उनको देखते हुए, यूपीएससी पैटर्न को एनालाइज करते हुए, यूपीपीसीएस पैटर्न को एनालाइज करते हुए, मैं उसके रिलेटेड हर एक टॉपिक से अप्रोक्स 100 से 150 प्लस एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करूंगा। उससे आपका सारा का सारा चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले पॉसिबिलिटी होंगे वो सारे के सारे बन जाएंगे। तो चलिए आज जो सेक्शन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आप लोगों को जैसा कि मैंने बता दिया था कि सुबह में इंडियन पॉलिटी को लेकर मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा, और शाम में जो पीटी और मेंस दोनों के प्रोस्पेक्टर से इंडियन इकोनॉमी का बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग इससे जुड़े और लोगों को भी शेयर भी करें, क्योंकि मेरा पर्पस ही रहा है कि पीटी और मेंस साथ लेकर तैयारी करें, क्योंकि विगत आने वाले 3-4 महीनों में आपका पीटी के साथ मेंस का भी 60 से 70% सिलेबस कवर हो जाए, ताकि उसको लास्ट में करंट के साथ अपडेट करते हुए उसको क्या कर देंगे, पूरी तरह से संजो कर रख देंगे हम लोग कंटेंट को। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वो इंडियन पॉलिटिक्स से चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँगा, और उसको पूरा टॉपिक वाइज मैं कवर करूँगा। और उसी तरह शाम इवनिंग में 8 जो मैंने टाइम बताया था 8 बजे, वहाँ मैं इंडियन इकोनॉमी के पीटी और मेंस रिलेटेड जो भी 0 to एडवांस से बेसिक जो कॉन्सेप्ट होंगे वहाँ से एडवांस कॉन्सेप्ट तक मैं उसको डील करूँगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है हम लोग का कि संविधान निर्माण के प्रमुख चरण, ये हम लोग का टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए यह है हम लोग का टॉपिक, संविधान निर्माण के चरण, ठीक है। मैं इसको स्टेजेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, स्टेजेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट, जो खास करके यूपीपीसीएस और यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके पैटर्न को देखते हुए मैं यहाँ पर सारा क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसको देखें और 2 से 3 बार वीडियो देखकर जो मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दूंगा उसको आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसको मेमोराइज में करके एक शॉर्ट समरी जो है नोट्स के फॉर्म में उसको क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आपको बस वो क्रिस्प नोट्स देखकर एक रिवीजन करने में सहूलियत होगी और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का संविधान निर्माण के चरण। तो इसमें क्या है कि संविधान सभा के गठन के बारे में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उनके स्रोत के बारे में, फिर निर्माण की क्या प्रक्रिया रही, फिर उनकी समितियां और विशेषताएं इत्यादि से जुड़े हुए जो भी अप्रोक्स कितने क्वेश्चन यहाँ डील किए जाएंगे, अप्रोक्स 130 प्लस क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से क्या किए जाएंगे, डील किए जाएंगे। अप्रोक्स 130 प्लस क्वेश्चन यहाँ से डील किए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्या कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो सबसे पहले आप लोग को ये जानना होगा कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि पहले यहाँ देख लिए ऑप्शन, पहले इसके बारे में कुछ नॉलेज गेन कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसके ऑप्शन पर जाइए और खुद से इसको आप टिक करने का कोशिश करें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो सबसे पहले मैं इसका एक डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ आप लोग कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। गठन कब किया गया था, क्योंकि ये जो बॉक्स में जो आपको नोट्स दिए गए हैं इससे जब नेक्स्ट पेज तक हम लोग जब जाएंगे तो उससे इसी से 4 से 5 क्वेश्चन, हो सके 8 से 9 क्वेश्चन भी इसी सेक्शन से देखने को मिले। तो एक बार ये पढ़ना जरूरी है। एक बार जब पढ़ लेंगे हम लोग तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो उसको आप डील करने में सहूलियत होगी आप लोग को। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया आपको 29 अगस्त 1947 को किया गया था। किनकी अध्यक्षता में, तो अंबेडकर जी की अध्यक्षता में, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इस समिति की प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप जो है निर्धारित करना था।
इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अब ये 7 सदस्य का नाम आप लोग देखें। फर्स्ट कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो इनके अध्यक्ष थे। दूसरे एन गोपालास्वामी अयंगर। थर्ड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फोर्थ डॉक्टर के.एम. मुंशी। 5 एन माधवराव, जो स्वास्थ्य कारणों से बी.एल. मित्तर के त्यागपत्र देने के पश्चात बने थे। नेक्स्ट है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और लास्ट 7 थे टी.टी. कृष्णमाचारी। ये किन की जगह पर बने थे? तो 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद जो ये संविधान सभा के सदस्य बने थे। ठीक है। और नेक्स्ट आपको ये नोट में याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रारूप समिति से कोई संबंध नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य से संबंधित नहीं थे। तो ये जो भी आपको नाम है सातों को सातों याद रखना है आप लोग को, एकदम कंठस्थ कर लें कि कौन कौन थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, एन माधवराव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, टी.टी. कृष्णमाचारी। ये टोटल 7 के 7 आपको याद रखना है। आप चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आप खुद से इसको ट्राई करें। क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो देखिए सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं ये नहीं थे, और बी.एल. मित्र ये भी थे। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग को? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो मैं यहाँ पर सी को मार्क करूँगा। और इसी तरह से ये लेवल आपको अभी छोटा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे इसका लेवल यूपीएससी तक आपको टच करेगा, और आप खुद एनालाइज कीजिएगा कि ये सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इनमें से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? आप लोग को अभी मैंने बताया कि 7 सदस्य जो हैं उनको नाम आपको रट लेना है, और उन 7 में से ये सेलेक्ट कर ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि कौन इनमें संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि क्या एन.जी. अयंगर ये थे? हाँ थे। के मुंशी ये भी थे। बी.एन. राव थे? आप ध्यान से देखिए बी.एन. राव इसमें सदस्य नहीं थे। मोहम्मद सादुल्ला हाँ ये थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का? सी जो है वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बी.एन. राव प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार थे, उनके सदस्य नहीं थे, बल्कि ये क्या थे? एक संवैधानिक सलाहकार थे। ये भी आप एक क्वेश्चन के फॉर्म में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी, तो कितने सदस्य थे? तो 7 याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? फिर से देखिए यहाँ पर एन गोपालास्वामी हाँ थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, पटेल नहीं थे, तो कौन नहीं यहाँ पर? तो 2 और 4 ध्यान से देखिए कौन सदस्य नहीं थे यहाँ पर? तो 2 और 4। तो 2 और 4 की ओर अगर हम लोग देखते हैं, सॉरी 2 और 3 कह रहा है कि समिति के सदस्य थे ना, तो 1 और 3 सदस्य हैं। तो 1 और 3 देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन सी में देखिए 1 और 3। 2 और 4 तो गलत है ना, क्योंकि ये सदस्य नहीं थे प्रारूप समिति के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो अभी मैंने बताया आपको कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था आपको 29 अगस्त 1947 को, देखिए यहाँ पर टिक आउट किया भी हुआ है। इनका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। किन की अध्यक्षता में? तो बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर लिखा गया है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ये आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर? मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने बताया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर। बस एक बॉक्स से, इस बॉक्स को पढ़ने से आपको इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो पूरा का पूरा कवर कर ली जाएंगे। उसी तरह से मैं हर एक बॉक्स को एक बार पढ़ूंगा, और उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पर आपको क्या करना है? ट्राई करना है उसको बनाने का। तो यहाँ क्या कह रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। तो यहाँ देखिए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि के मुंशी जो थे, के मुंशी किससे संबंधित थे? ध्यान से देखिए, क्या लोक लेखा समिति से संबंधित है? नहीं, लोक लेखा समिति से गलत हो गया। संविधान के प्रारूप समिति से, तो हाँ प्रारूप समिति से संबंधित है। प्रस्तावना के संबंधित समिति से संबंधित नहीं थे, और हिंदू कोड बिल्स मसौदा समिति से भी संबंधित नहीं थे, क्योंकि ये जो के मुंशी थे ये के मुंशी जो है और किससे संबंधित है? तो ये संविधान के प्रारूप समिति से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो आप लोग को पता होगा कि संविधान सभा के जो पहले जो सभापति थे, जो अस्थायी थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और
और उसके बाद ये 9 दिसंबर 1946 को बने थे, और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्षता किसने ग्रहण की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ कह रहा है कि अस्थायी सभापति, ध्यान से देखिएगा, अस्थायी सभापति जो थे कौन थे? तो ये थे आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको बॉक्स में पढ़ लिया जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। तो एक डेट यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि 9 दिसंबर, मैं इसको और थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ कि 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्षता किसने संभाली थी? अस्थायी अध्यक्षता तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, और 11 दिसंबर को ये याद रखिए कि 11 दिसंबर 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी अध्यक्षता जो संभाली वो कौन संभाले? तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए अब आपका लेवल धीरे धीरे अपग्रेड होने लगा। अब आप स्टेटमेंट की ओर मूव करेंगे हम लोग। क्या कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक के 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। आप खुद से सोचिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। क्या संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, या और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो ये आपको MPPCS प्री 2025 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखिए, इसका पहला तो आप लोगों को पता है कि अभी जैसे मैंने बताया कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जहाँ पर अस्थायी अध्यक्षता किसने संभाली थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो ये सही हो गया। फिर क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। गलत, प्रस्ताव तो उन्होंने नहीं पारित किया ना, ये प्रस्तावना तो उन्होंने ही पेश किया था। तो कह रहा है कि क्या जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था, ये गलत है हम लोग का। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर? अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। यहाँ तक हम लोग को क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, इसलिए कथन 1 सत्य है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पंडित नेहरू संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गए और विभिन्न समितियों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने कई प्रमुख मुद्दों पर विधानसभा की बहसों में सक्रिय रूप से भाग लिया था, इसलिए कथन क्या हो जाएगा? गलत है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जैसा कि हम लोग जानते हैं कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। हो सकता है डिस्क्रिप्शन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर उसके अंदर कुछ और फैक्ट होंगे जिससे क्वेश्चन बनने वाले होंगे, वो हम लोग क्या करेंगे? दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे। 1950 से अपनी मृत्यु तक वे 3 वर्ष तक इस पद पर बने रहे, 3 वर्ष तक। और 1967 में मोरारजी देसाई के दूसरे प्रधानमंत्री बनने तक यह पद खाली था। और इसी प्रकार लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। और 1947 से अब तक देखा जाए तो कुल 7 व्यक्तियों ने उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1947 से लेकर अब तक देखा जाए कुल कितने व्यक्तियों ने उप प्रधानमंत्री का पद संभाला है? तो 7 व्यक्तियों ने, ठीक है। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे 1950 से लेकर अपनी मृत्यु तक अगर देखा जाए तो कितने वर्ष तक? तो 3 वर्ष तक इस पद पर बने रहे। कितने वर्षों तक? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे 3 वर्ष तक इस पद पर बने रहे, ठीक है। और कुल कितने आपको उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हुए? तो टोटल 7। ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किए गए प्रारूप संविधान में राज्यों के लिए निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किया गया था? 4 नवंबर 1948 को, ये डेट याद रखेंगे आप लोग। 4 नवंबर 1948 को जो प्रस्तुत किए गए थे प्रारूप, उनको ये प्रारूप संविधान में राज्यों के लिए कौन से पद का प्रयोग किया गया था? तो राज्यों के लिए जो है राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो है इसमें पद टर्म का प्रयोग किया गया था। ये CDS में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा BPSC के पैटर्न को आप लोग एनालाइज कीजिएगा। तो CDS UPSC के पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो। क्या कह रहा है कि 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत मसौदा संविधान में भारत की संरचना का वर्णन करने के लिए राज्यों का संघ जैसे शब्द का प्रयोग किया था। तो ये डेट आप लोग क्यों याद रखेंगे? क्योंकि इस डेट को ही मसौदा क्या किया गया था? अम्बेडकर द्वारा मसौदा को क्या किया था? प्रस्तुत किया गया था।
संविधान के लिए मसौदा जो है 4 नवंबर 1948 को बी आर अम्बेडकर जी द्वारा क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया था। उसमें राज्यों के लिए राज्यों का संघ जैसे शब्द को क्या किया गया, प्रयोग किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान सभा ने भारतीय संघ की अविनाशी प्रकृति पर जोर देने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था, और इस शब्द का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय विधि तंत्र के घटक हैं। फर्स्ट क्या कर रहा है कि संविधान में प्रतिष्ठापित बुनियादी मूल्य और सिद्धांत ये भारतीय विधि तंत्र के क्या घटक हैं। और यहाँ पर देखिए 2 क्या कहते हैं कि संविधान कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार और दायित्व है। तो ये सही है कि साधारण कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार और दायित्व, ये किसके बारे में बोला जा रहा है। ध्यान से देखिए कि भारतीय विधि तंत्र के घटक हैं, यानी कि जो कानूनी तंत्र हैं उनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। यहाँ पर उसका स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि संविधान में प्रतिष्ठित बुनियादी मूल्य और सिद्धांत ये विधि तंत्र के घटक हैं। ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार और दायित्व, तो कानून द्वारा जो भी अधिकार और दायित्व दिया गया है वो भी विधि तंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान मानदंडों के अंतर्गत अधिकारों और दायित्वों को प्रवर्तित करने के लिए संगठनात्मक व्याख्या, ये भी सही है। और विधिक और न्यायिक व्यक्ति, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन देखा जाए यहाँ पर तो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय विधि तंत्र के निम्न घटक हैं। कौन कौन घटक है, ध्यान से देखिए आप लोग कि संविधान में जो बुनियादी मूल्य और सिद्धांत हैं उनको शामिल किया गया है। संविधान के जो भी बुनियादी मूल्य और सिद्धांत हैं उनको क्या किया गया है, उनके भारतीय विधि तंत्र में शामिल किया गया है। भारत में कानून के कई प्रकार हैं, जैसा कि संविधान, सामान्य कानून, वैधानिक कानून, इक्विटी कानून, नागरिक कानून, आपराधिक कानून और प्रशासनिक कानून। ठीक है, ये क्वेश्चन के नए पैटर्न देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को, तो इसको आप ध्यान से आपको क्या करेंगे 2 से 3 बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट है कि परिवर्तन निकाय, जो पुलिस और अदालतें व कानूनी पेशेवर, वकील और न्यायाधीश जिन्हें बोला जाता है इत्यादि इसमें क्या है, शामिल हैं। तो भारतीय विधि तंत्र के जो घटक हैं ये तीनों घटक हैं, ये तीनों के तीनों घटक हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को, ये सारे के सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, देखिए ये भी CDS 2024 में ही पूछा हुआ है। ये सभी जो रिसेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 23, 24, 25, उसका आप लोग को खास करके आपको ध्यान रखना है कि फिर कहता है कि क्या भारतीय झंडा संहिता ने झंडा संहिता भारत का अधिक्रमण किया है या उसका स्थान लिया है। क्या कहने का मतलब है कि क्या भारतीय झंडा संहिता ने झंडा संहिता भारत का क्या किया, स्थान लिया है। तो ये आप देखिएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्या करें कि भारत का राज्य संप्रतीक अशोक के सारनाथ स्थित स्तंभ शीर्ष से अंगीकार किया गया। तो ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे हम लोग को, सी हो जाएंगे। ये CDS 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बारे में की फैक्ट क्या है कि भारत की जो ध्वज संहिता है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग, प्रदर्शन और फहराने से संबंधित नियमों का एक समूह है जो 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। तो ये डेट आप याद रखिएगा कि ध्वज संहिता जो है ये कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, हाँ इसके बारे में और कुछ पॉइंट दिया गया उसको देख लेते हैं कि भारत का जो राज्य है, राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। ठीक है, जो सारनाथ के संग्रहालय में कहाँ है, सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे को की ओर पीठ किए हुए हैं। नेक्स्ट करते हैं एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है, ये भी सही है। भारत सरकार ने जो ये चिन्ह है, इस चिन्ह को कब अपनाया, 26 जनवरी 1950 को। सिंह स्तंभ के ऊपर जो धर्म चक्र है और इस चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया, 26 जनवरी 1950 को। इसके फलक के नीचे देखा जाए तो मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका शाब्दिक अर्थ सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग की क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। अब यहाँ से क्या है कि हम लोग की जो भी ये अंतरिम जो सरकार बनी थी, इंटरिम जो गवर्नमेंट बनी थी, उसमें किसको कौन कौन सा विभाग दिया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था। तो आप लोग सभी जानते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन है कि खाद्य एवं कृषि, फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भार जो है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। और ये देखिए 17वीं BPSC 2024 में ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग का दायित्व था। यही विभाग इन्हें स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के दौरान दिया गया था। ज्ञातव्य है कि अंतरिम सरकार 1946 में जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का दायित्व दिया गया था। ठीक है,
क्या कह रहा है कि भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? आप लोग सभी जानते हैं कि अधिकृत किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत के संविधान को संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, और संविधान के अनुसार ही भारत संसदीय प्रणाली वाला एक संप्रभु समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो ये डेटा आप याद रखिएगा कि भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और ये आपको रिसेंट में ही छत्तीसगढ़ पीएससी 2023 में पूछा गया है। ठीक है, सीडीएस, यूपीपीसीएस और डिफरेंट टाइप्स के जो भी पीसीएस के एग्जाम हुए हैं उन्हें रिसेंटली जो 3 वर्षों में जो पूछे गए हैं उस पर खास ध्यान आपको देना है। नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक का फर्स्ट क्या करा है कि प्रारूप समिति की नियुक्ति। पहला क्या है कि प्रारूप समिति की नियुक्ति, आपको डेट वाइज क्या करना है, इसको अरेंज करना है। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी और भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? तो ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत और स्टेटमेंट है, उसको देख लेता हूँ पहले, और भी है। तो भारतीय संविधान में के प्रवृत्त होने की तिथि ये क्या है, और संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो सबसे पहले जो आपको याद है उसको लिखने का कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी और सबसे पहले जिसमें अस्थायी अध्यक्षता के तौर पर प्रारूप समिति की जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्षता के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बैठाया गया था अध्यक्षता के तौर पर, और ये गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और अभी देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत सॉरी यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पर ही नहीं होगा, इसको हटाइए, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्षता के तौर पर कौन ग्रहण किए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो प्रारूप समिति की जो बैठक हुई थी यहाँ पर, जिसमें भीमराव अंबेडकर द्वारा जो इसकी अध्यक्षता संभाले थे, ये 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1946 नहीं सॉरी 29 अगस्त 1947 को ही प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और यहाँ नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो ये अंगीकृत किया गया आप लोग को 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा के प्रवृत्ति होने का जो तिथि है ये 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए 1946, 1950, 1949, 1947। तो यहीं से क्लियर है कि 4 हो जाएगा पहले, उसके बाद 1 हो जाएंगे, उसके बाद 2 हो जाएंगे और 3 हो जाएंगे। 4 1 2 3। तो देखिए 4 1 2 3 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर इनका डेट दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, प्रारूप समिति के जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, और भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। वहीं भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950 को। इस तरह से डेट अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलती है कि क्या कह रहा है कि संविधान निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? कौन सा कथन जो है जो संविधान को बहुत ही प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? फर्स्ट क्या कहता है कि यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। यह आवश्यक विधियों के जो निर्माण है क्या उनके उद्देश्य को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। तो संविधान के लिए ऑप्शन सी सबसे सूटेबल दिख रहा है यहाँ पर कि संविधान में जो भी पार्ट दिए गए, जो भी शक्तियाँ दी गई है वो क्या करती है? सरकार की शक्तियों को ही परिभाषित करती है। जो भी उसमें अनुच्छेद दिए गए हैं वो सब सरकार की शक्तियों को ही परिभाषित करते हैं, जिसके तहत सरकार विभिन्न अमेंडमेंट संशोधन कर कानून लाकर क्या करती हैं कि भारत के शासन को भारत सरकार क्या करती है, उसी कानून के अकॉर्डिंग हमारा भारत जो है चल रहा है। और यह सरकार की शक्तियों को ही परिभाषित और क्या करती है? सीमाबद्ध करता है संविधान। तो सबसे अच्छा स्टेटमेंट हम लोग को यही दिख रहा है। और नेक्स्ट क्या कहता है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। तो ये इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम
पावरफुल दिख रहा है। तो ये यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग इसको ध्यान से देखें, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन इसको उठाकर पूछ दिया जाए। अब देखिए क्या रहेगा, संविधान क्या है? एक लिखित और अलिखित दस्तावेज होता है जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्ति का स्रोत होता है। संविधान सरकार की शक्तियों को परिभाषित कर उन्हें सीमाबद्ध करता है। भारत में संविधान ही सर्वोच्च कानून है तथा अन्य सभी विधियों का स्रोत है। तो ये आप याद रखें कि भारत में संविधान ही क्या है? सर्वोच्च कानून है एवं जितने भी कानून हैं उन सब का स्रोत ही हमारा क्या है? संविधान है। तो यहाँ संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई है, जो सरकार की शक्तियों को परिभाषित भी करता है और उनको सीमाबद्ध भी करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया था संविधान सभा में? तो 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट आप याद रखेंगे, ये MPPSC 2022 में पूछा हुआ है। इसके बारे में जो है वो पढ़ लेता हूँ कि उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना बना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तुत कब किए? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आहूत की गई और इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने। वहीं 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो ये 2 डेट जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एक 9 दिसंबर 1946 का डेट याद रखना है जिसमें अस्थायी अध्यक्षता के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा कार्यरत थे, और एक 11 दिसंबर 1946 का डेट आपको याद रखना है जिसमें अस्थायी अध्यक्षता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यरत हुए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोग को। क्या कह रहा है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन क्या 24 जनवरी 1950 को हुआ था? तो ये बिल्कुल सही है कि इसका अंतिम अधिवेशन जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। तो ये भी सही है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ये कथन 1 और 2 दोनों सही हुए तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लिया जाए कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। और इस अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। और भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इस दौरान कुल कितने बैठकें आयोजित की गई? तो 11 बैठकें जो है आयोजित की गई। कुल कितने बैठकें? तो 11 बैठकें। और टाइम कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। ये RPSC 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि फर्स्ट ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन जो है उनके बारे में आप देखें। पहला कथन क्या कहता है कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत किया था। तो ये सही है कि राष्ट्रीय झंडे को कब स्वीकृत किया गया? 22 जुलाई 1947 को। ये डेट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे। क्या नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति चुनाव से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे? तो यहाँ देखिए 2 स्टेटमेंट हैं और दोनों के दोनों क्या हैं? सही हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे कि जो नीलम संजीव रेड्डी वे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके थे। अब दोनों कथन सही, तो इसका ये हिमाचल प्रदेश PCS में पूछा गया है 2023 में। और इसके थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया जाए कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में तिरंगे को अंगीकृत किया। तिरंगे को कब अंगीकृत किया? राष्ट्रध्वज को। तो 22 जुलाई 1947 को। अब नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1977 से 82 तक रहा, इन्होंने 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ये लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और ये राष्ट्रपति केवें नंबर के रहे? तो 6ठे नंबर के राष्ट्रपति भी रहे। तो दोनों के दोनों कथन क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये क्या कहते हैं? देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन देखकर कभी घबराइएगा मत, उसको ध्यान से पढ़िए। जितना बड़ा सवाल उतना ही छोटा उसका आंसर, इतना ध्यान में रखिएगा। क्या कहा जा रहा है कि
कथन 1 क्या कहता है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन 2 क्या कहता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। तो ध्यान से देखिए, ये 26 नवंबर 49 दिया गया है। अभी मैंने बताया कि प्रारूप समिति का जो प्रारूप समिति जो है किनकी अध्यक्षता में, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। मैंने अभी ही बताया आपको। तो कथन 2 क्या हो जाएंगे? यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो देखिए आंसर क्या दिया है यहाँ पर, आंसर दिया है C, और C यहाँ पर क्या है? कथन 1 इज करेक्ट बट 2 इज फॉल्स, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ डेट जैसा मैंने बताया कि इसका डेट क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, बायो में लिंक दिया हुआ है। और पर डे आपको इसी तरह टॉपिक वाइज जो 100 MCQ जो होंगे, चाहे एक पार्ट में कंप्लीट अगर नहीं होता है तो मैं इसको 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि ये बर्डन भी ना पड़े और कम टाइम में आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाए। क्योंकि टाइम एक्सटेंड हो चुका है, तो हम लोग PT और मेंस दोनों के प्रोस्पेक्टस से क्या करेंगे? तैयारी को अपना एक्सटेंड करेंगे। अब इसके बारे में देखिए क्या दिखा गया है डिस्क्रिप्शन में कि भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये कथन सही है। और 26 नवंबर का दिन इसके लिए इस कारण चुना गया क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। इसे मनाने का जो उद्देश्य है, भारतीय नागरिकों के मध्य संवैधानिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। तो ये अभी तक जो भी मैंने 20 से 21 क्वेश्चन आपको किया है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ये देखा जाए तो संविधान सभा के प्रारूप समिति को लेकर क्वेश्चन मैक्सिमम बार रिपीट किए गए हैं कि इनकी संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, किनकी अध्यक्षता में ये तैयार किए गए थे और इनमें कितने सदस्य थे, ये याद रखना है। तो ये 29 अगस्त 1947 का डेट आपको याद रखना है। ये प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था और किनकी अध्यक्षता में? भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में। और इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिनमें एक अध्यक्ष के तौर पर भीमराव अम्बेडकर भी थे। और 7 सदस्य का चर्चा मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको कर दिया था। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि इनमें से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए डिस्क्रिप्शन क्या दिया हो। ये NDA 2022 में पूछा हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। देखिए 2 डेट याद रखिए, प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, और ये जो है ये प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। मैं यहाँ 2 डेट लिखता हूँ कि प्रस्तुत कब किया गया, स्वीकार कब किया गया। ये जो प्रस्तुत कब किया गया और स्वीकार कब किया गया, प्रस्तुत कब किया गया और स्वीकार कब किया गया। तो आप डेट यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रस्तुत किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को? तो 22 जनवरी 1947 को। ये 2 डेट आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि संविधान सभा के संदर्भ में देखना है कि कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि इसके प्रथम अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये गलत है। देखिए यहाँ अस्थाई नहीं होगा। अभी मैंने बताया कि 9 दिसंबर को जो हुआ था, 9 दिसंबर को अस्थाई अध्यक्षता के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या किए थे? अपना पदभार संभाले थे। तो अस्थाई नहीं होकर क्या हो जाएगा? अस्थाई अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। ये बिल्कुल सही है कि जब प्रथम बैठक संविधान सभा का हुआ था तो उसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया था? इसका बहिष्कार किया था। तो 1 और 3 हम लोग का सही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये सही है। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये देखिए संविधान सभा का जो गठन हुआ कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर कब? नवंबर
46 को, ठीक है। और इसके सीटों का बंटवारा किसके आधार पर किया गया? जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देखिए यहाँ लिखा है कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? 114 दिन की बहस हुई। ये जितने भी बॉक्स के अंदर दिए गए कंटेंट है उसको आपको याद रखना है। कितने दिन बहस हुई? तो 114 दिन बहस हुई। और संविधान निर्माण में नियमित कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल 14 दिन बहस हुई, 114 दिन बहस हुई और अधिवेशन कितने हुए? 11 अधिवेशन, ठीक है। भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि जो है और 26 नवंबर 1949 ईस्वी है। और मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। और अनुसूचियाँ अभी वर्तमान में कितने हैं? 12 हैं। तो ये 2 चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि 114 दिन तक क्या हुआ था? बहस चला था और 11 अधिवेशन इसमें हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं कि किसने कहा था। देखिए MPPSC में पूछा गया 2022 में क्वेश्चन, रिसेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में देखा जाए और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? ये किनका कथन था? तो ये महात्मा गांधी का कथन था। ये आप लोग याद रखेंगे। किनका कथन था? महात्मा गांधी का, कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का भी प्रतिनिधित्व कर सकती है। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब देखिए क्या लिखा हो कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने संविधान निर्मात्री संविधान सभा के संदर्भ में कहा कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व क्या कर सकती है? वह कर सकती है। अब इसके बारे में देखिए कि समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका मिलान करना है, ठीक है। तो जो आप पहले जानते हैं उनको मिलान कीजिए। देखिए संघ शक्ति समिति, अल्पसंख्यक समिति, ठीक है। और यहाँ देखिए मौलिक अधिकार उप समिति। तो ध्यान से देखिएगा। और एक संविधान सभा के समिति, और ये है अध्यक्ष। ये 3 नाम दिए गए और तीनों के कौन अध्यक्ष रहे उनका आपको मिलान करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ संघ शक्ति समिति, ये आपको कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब यहाँ 2 देखिए, एक मौलिक अधिकार का उप समिति, तो ये मौलिक अधिकार के जो उप समिति हैं, और एक अल्पसंख्यक समिति। तो अल्पसंख्यक समिति कौन होंगे? ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ देख लीजिए, हमें डायरेक्ट मिला हुआ है यहाँ पर कि देखिए पहले एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको 2 बार रिवीजन एक ही बार में हो जाए। देखिए भाषा समिति के कौन है अध्यक्ष? गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, अल्पसंख्यक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार के उप समिति JB कृपलानी और मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उप समिति हो गए JB कृपलानी और सलाहकार समिति हो गए वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि मौलिक अधिकार के उप समिति कौन है? JB कृपलानी, ये हो गए JB कृपलानी, ये मैं यहाँ मार्क कर दिया। अच्छा अल्पसंख्यक समिति, इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म सही है? देखिए क्या कह रहा है। और एक और है यहाँ पर कि मौलिक अधिकार की सलाहकार समिति, तो ये वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो 5 सही है। देखिए 5 नंबर सही है। उसके बाद 4 नंबर सही है, ये तो सही नहीं है, 4 नंबर सही है, ठीक है। क्या संघ शक्ति समिति ये है? गलत, पहला ही गलत है हम लोग का, ये गलत है। अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति कौन थे यहाँ पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हम लोग का कौन कौन सही हो गया? एक 4 और एक 5, 4 और एक 5। तो कितने युग्म हो गए? तो केवल ओनली 2 पेयर्स जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए कि भाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी और मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति कौन है? वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट वाइज आप देख रहे हैं ये टफ सीरीज मत लेके चलिएगा, पैटर्न ही BPSC का ऐसा हो चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर कि संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अर्लीस्ट टू लेटेस्ट यानी पहले से बात की ओर सीरीज की ओर आप लोग को चलना है। तो संविधान सभा में अम्बेडकर का प्रथम अभिभाषण कब हुआ था? नेक्स्ट करें कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को अपनाया गया, कब अपनाया गया? और राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन। तो तीनों का तीनों डेट पहले आप यहाँ पर देख लें, उसके बाद हम ये क्या करेंगे, इसको मैचिंग करवा लेंगे। देखिए नेहरू का उदय प्रस्ताव याद है 13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। ये 2 डेट मैंने अभी पिछले के क्वेश्चन में कवर कर चुका था। 2 एक्स्ट्रा डेट आए हैं, दोनों एक्स्ट्रा डेट को आप वार नोट्स में क्या करेंगे, नोट करें अभी।
अभी के अभी नोट करें, पेपर पेन लेकर साथ बैठा कीजिए, जो नया डेट मिलते हैं उसको तुरंत नोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में कुछ जो क्वेश्चन पूछे होते हैं वो भी वही बीपीएससी का भी पैटर्न रहा है। तो ये संविधान सभा में अंबेडकर, मैं इसको दूसरे मार्क से कलर से मार्क करता हूँ कि संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण कब हुआ था, 17 दिसंबर 1946 को। और राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन 28 अप्रैल 1949 को। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन कब किया गया था, 28 अप्रैल 1949 को। और संविधान सभा में अंबेडकर की प्रथम अभिभाषण कब हुआ था, 17 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैचिंग करने का प्रयास कीजिए। संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण तो कब हुआ था, 17 दिसंबर 1946 को, यानी कि 17 दिसंबर 1946। फिर कह रहा संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन कब किया गया, तो 28 अप्रैल 1949। 28 अप्रैल 1949। तो देखिए 46, 47, 49, तो 1, 2, 3। और नेहरू का उदय प्रस्ताव क्या है, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। तो ध्यान से 46 का 2 डेट है, उसको पहले मैच करा लेता हूँ। ये 17 दिसंबर है, 13 दिसंबर है, तो सबसे पहले 4 हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, 4 हुआ, 4 के बाद 1, 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। तो देखिए 4, 1, 2, 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएंगे सी, ठीक है। ये डेट आप लोग याद रखेंगे दोनों का दोनों, कि संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण कब हुआ था, 17 दिसंबर 1946 को। और राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन कब किया गया, तो 28 अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। ध्यान से देखिए, ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, ये इसी तरह के पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको लेकर कभी भी आप हेक्टिक ना हो। कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देशी राज्यों के प्रतिनिधि को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, क्या ये सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि संविधान सभा, क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। और लास्ट देखते हैं हम लोग कि सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता में सुझाव मांगे गए थे। ये 4 आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसका एक डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, तब उसको आंसर टिक करने का आप कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, और जिसका आधार कौन था, कैबिनेट मिशन था, जिसके बेसिस पर ही जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। फिर क्या करें कि जैसे ही 9 दिसंबर 1946 हुई तो संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई और सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष एवं BN राव को संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श, ये देखिए, और यहीं से आपको स्टेटमेंट वहाँ पर दिए हुए थे कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता के द्वारा व्यक्त की गई रायों एवं सुझावों से प्रभावित होता था। संविधान सभा में जो भी विचार विमर्श होते थे वो जनता के द्वारा भी कुछ राय और सुझाव जो दिए जाते थे उससे प्रभावित होता था। और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जो भी देशी रियासतें उनको जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला क्या है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, तो बिल्कुल सही है, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग 1946 में, नवंबर 1946 में। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, ये गलत है, सम्मिलित किया गया था, ठीक है, देशी राज्यों को। और फिर कह रहा है कि संविधान सभा के विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएंगे 1 और 4। तो देखिए ये डी में आपको दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा यहाँ पर ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श करने के लिए जनता के द्वारा जो है राय और सुझाव मांगी गई थी। ऐसा नहीं कि जनता से राय सुझाव नहीं मांगे गए थे, ये मांगे गए थे। और देशी रियासतों को भी जो है इसमें सीटों उनके जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत की जो संविधान सभा, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, कि भारत की संविधान सभा 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर चुनी गई थी। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। उस परिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया। अब इसके बारे में 4 कथन दिए गए हैं आपको, इसमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। सबसे पहले मैं फिर से एक बार इसको पढ़ लेता हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़े।
ठीक है, क्या कहता है कि भारत की संविधान सभा 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर चुनी गई थी। ये बिल्कुल सही है। और संविधान सभा में मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद, जब मुस्लिम लीग निकल गए थे, तो यह पाया गया कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। और उस परिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया, किस आधार पर दिया गया? तो क्या कह रहा है कि विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के स्वतंत्र सदस्यों के मनोनीत करने के द्वारा, क्या विभिन्न इनको जो अधिकार दिया गया विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने द्वारा, ये गलत है। विभिन्न जाति तथा धार्मिक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा, ये भी गलत है। भिन्न जाति धार्मिक समूहों और महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा, और देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा, ये आपका पूरा का पूरा सही दिख रहा है। देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत के संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में देखिए। फर्स्ट क्या कह रहा है कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सार्वभौमिक, एक सेकेंड, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे। दोनों स्टेटमेंट को देखते जाइएगा। फिर कह रहा है कि चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सीटों का, क्वेश्चन नंबर 4 कि ऑप्शन 4 की सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। तो ये आपको दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। कि फर्स्ट क्या कहता है कि क्या प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था, ये सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है हम लोग का। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं किए गए थे, ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही चुनाव किए गए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था, ये भी गलत है। कैबिनेट के डेलीगेशन द्वारा किया गया था, ये सही है आपका। कि चुनाव की स्कीम का निर्धारण जो है वो कैबिनेट के डेलीगेशन द्वारा किया गया था, ये सही है। अच्छा, सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। लेकिन ऑप्शन टिक करने के पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए क्या कहता है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा अनुशंसित योजना के आधार पर किया गया था नवंबर 1946 में। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है क्या कि जिसमें सदस्यों का प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, उनमें सदस्यों को जो चुनाव किया गया था वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना गया था। और संविधान सभा के गठन के संबंध में मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित, संविधान सभा के गठन के संबंध में देखा जाए तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया था कि वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया था, क्योंकि इनमें अत्यंत विलम्ब होगा। तो इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में, तो तब ये कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जो सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान था, आवंटित किए गए। ये भी जनसंख्या के अनुपात जो है वो किनके द्वारा डिसाइड किए गए, तो कैबिनेट कमेटी द्वारा ही डिसाइड किए गए थे कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित या आवंटित किए जाएंगे। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय था। इसमें विभिन्न दलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व था। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु विभिन्न समितियों का निर्माण किया। ये सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हम लोग को डी हो जाएंगे। केवल 1 और 3 जो है सही है। ये सीडी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। IAS 2013 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए पहले आप इसे। कहा क्या रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। गलत, सीधे प्रत्यक्ष निर्वाचन तो हुआ ही नहीं था, अप्रत्यक्ष हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित हुए थे कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था उनका, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो ये हुए थे, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था उनका। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य आवंटित किए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहता है
कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो पहला देखिए कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति भी सबसे महत्वपूर्ण थी। ये है सेकेंड स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। और सी क्या कह रहा है कि इनका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ये कह रहा है गलत कथन कौन सा है। तो यही तो गलत हो गया ना, पूरा पढ़ने के बाद ही रियलाइज हो गया कि निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। ध्यान से देखिए, ये किया गया था अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्यों का एक जो होंगे सदस्य उनका आवंटन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये कहाँ से थे? तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था। ये IAS का क्वेश्चन है। पढ़िए इसको कि बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए कुल कितने 21 लोग चुने गए थे। बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए 21 लोग चुने गए थे, जिनमें डॉक्टर अम्बेडकर, मीनू मशानी, BG खेर, वल्लभ भाई पटेल, KM मुंशी, S निजलिंगप्पा आदि प्रमुख थे। और संविधान सभा के लिए पहली बार भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल से हुआ था। भीमराव में पहली बार अगर देखा जाए कि संविधान सभा के लिए पहली बार भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। लेकिन विभाजन के पश्चात ये पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का अंग बन गया और तत्पश्चात ये बम्बई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजा गया। ठीक है, आप ध्यान देखिएगा कि संविधान सभा के लिए पहली बार जो भीमराव अम्बेडकर है उनका निर्वाचन कहाँ हुआ था? तो बंगाल से हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ कहा क्या रहा कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ कहाँ से हुआ? बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, निर्वाचन बंगाल से हुआ था, लेकिन जैसे ही विभाजन के पश्चात ये पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का अंग बना, तत्पश्चात उनको बम्बई प्रेसिडेंसी से क्या किया गया? उसको डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए कि भारत की संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसको आप हर एक ऑप्शन को पढ़िए कि कौन सा कथन सही नहीं है उस पर टिक करना है। संविधान सभा को उन सदस्यों से बनाया गया था जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। ये तो सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। ये भी सही है। प्रत्येक प्रांत में सीटें 3 मुख्य समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी अपनी आबादी के अनुपात में बांटी गई थी। ये भी सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन की विधि भारत के गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित की जानी थी। ये गलत है। प्रतिनिधियों के मामले में वो चयन की जो विधि थी वे भारत के गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित नहीं की जानी थी, बल्कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत निर्धारित की गई थी। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग कि भारत के संविधान सभा के सदस्य के रूप में राज्यों के प्रतिनिधियों के मामले में जो चयन की विधि अपनाई गई थी उसमें गवर्नर जनरल द्वारा नहीं बल्कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये निर्धारित किया जाना था। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये अध्यक्ष है ना, ये प्रांतीय जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन यहाँ बोला गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्षता, तो कौन अस्थायी अध्यक्षता पर बैठे थे? तो ये थे आपको सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्षता के रूप में कौन कार्यभार संभाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। लेकिन 11 सितंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और AC मुखर्जी को प्राय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। ये 11 सितंबर नहीं होगा, 11 दिसंबर होगा 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और AC मुखर्जी को क्या किया गया? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अस्थायी अध्यक्ष, और AC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। कब? तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो आप लोग को पता होगा, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है कि 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और 11 को क्या हुआ कि सबकी सहमति से, यहाँ देखिए पढ़ लेता हूँ पहले, कि भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता कौन थे? वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया था तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। जब 9 दिसंबर को, देखिए एक और डेट मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये तो 11 की बात है ना, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को इसमें अस्थायी अध्यक्षता कौन निभाए थे? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन निर्वाचित हुए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा,
सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यहाँ जो उपाध्यक्ष के तौर पर कौन काम किए थे, तो एच.सी. मुखर्जी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हरीशचंद्र मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। हरीशचंद्र मुखर्जी या एच.सी. मुखर्जी। ये 9 दिसंबर 1946 का आंकड़ा आपको याद रखना है और 11 दिसंबर 1946 को आंकड़ा आपको याद रखना है, ठीक है, कि इस टाइम में कौन थे और इस टाइम में कौन थे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को सभा द्वारा सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि सर बेनेगल नरसिंह यानी कि बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार जो है नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, तो अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था आपको 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी, तो प्रथम दिन की अध्यक्षता जो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो उद्घाटन जो 9 दिसंबर को ही हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी अध्यक्षता के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे कार्यरत थे। इनमें कौन संविधान सभा के सलाहकार थे, तो बी.एन. राव संविधान सभा के कौन थे, सलाहकार थे। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है ये सब। संविधान सभा के गठन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई में से चुने जाने होते थे। ये गलत है। संघीय समिति के अध्यक्ष क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गलत। ये अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, ये बिल्कुल सही है। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में 8 सदस्य नहीं बल्कि 7 सदस्य थे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, केवल 3 सही है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए इसके बारे में स्टेटमेंट पढ़ लिया जाता है पूरा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बॉक्स के अंदर क्या दिया गया उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि संविधान सभा के गठन में संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389, जिनमें प्रांतों में 299 और देसी रियासतों से 93 और 4 जो थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टोटल जो सदस्य संख्या थी संविधान सभा की कुल संख्या, कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की जो संख्या थी कितनी थी, 389, ठीक है। अच्छा अब 389 को बाइफरकेट करते हैं हम लोग। तो 389 को बाइफरकेट करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि प्रांतों में 292 और 292 सदस्य और देसी रियासत से 93 सदस्य और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी से थे, ठीक है। मैं यहाँ दूसरे कलर से लिख देता हूँ। देखिए ये 292 सदस्य जो थे वो किससे थे, तो ये प्रांतों से थे और 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासत से थे, देसी रियासत, और 4 जो थे चीफ कमिश्नरी से थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। तो टोटल जोड़िए कितना हुआ, टोटल आपको हो गया 389 सीट, ठीक है। ये आप अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ इस तरह से। फिर क्या कह रहा है कि संविधान सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन केवल 3 संप्रदायों सिख, मुस्लिम और अन्य, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो, से हुआ था। अब इनमें जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ था केवल 3 संप्रदाय से, इनका निर्वाचन जो हुआ था केवल 3 संप्रदाय से हुआ था। इन सदस्य संख्या का जो निर्वाचन हुआ था केवल 3 संप्रदाय से, केवल 3 संप्रदाय से हुआ था। कौन कौन, तो सिख, देखिए सिख, उसके बाद मुस्लिम और उसके बाद हिंदू व ईसाई, हिंदू या ईसाई, 3 संप्रदाय से। ये अन्य में आ गए। अच्छा इसमें क्या करा कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 7 सदस्यों से मिलकर बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिनमें एक विजया लक्ष्मी पंडित, दूसरा राजकुमारी अमृता कौर, तीसरा सरोजिनी नायडू, चौथा सुचिता कृपलानी, 5वां पूर्णिमा बनर्जी, 6ठा लीला राय, 7वां दुर्गाबाई देशमुख, 8वां हंसा मेहता, 9वां कमला चौधरी, 10वां रेणुका राय, 11 मालती चौधरी, 12 दक्षियाणी वेलायुधन, 13 बेगम राजज सुरसील, 14 एनी मस्करिनी और 5वां अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। ये 15 सदस्य आप लोग याद रखेंगे कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की ओर देखते हैं कि भारत की संविधान सभा
का गठन किया गया था। तो ये किस प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था? गलत। संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो कैबिनेट कमेटी के सिफारिश पर, कैबिनेट कमेटी के प्रस्ताव के अकॉर्डिंग ही प्रांतीय जो सदन थे, प्रांतीय सदन के जो सदस्य थे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के थ्रू हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। तो इसके जो प्रथम उपसभापति कौन थे? 44 का देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी फ्रैंक एंथनी। ये आप याद रखेंगे कि संविधान सभा के प्रथम जो मनोनीत उपसभापति थे वो कौन थे? फ्रैंक एंथनी। देखिए क्या लिखा हुआ है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसके अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा के आग्रह पर फ्रैंक एंथनी को प्रथम उपसभापति मनोनीत किया गया था। तो उपसभापति जो थे, उपसभापति सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन उपसभापति कौन थे? उपसभापति जो थे वो फ्रैंक एंथनी को क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? जो संविधान सभा की मदद कर रहे थे संविधान सभा के निर्माण में, वो कौन थे? तो BN राव और HC मुखर्जी। ठीक है, इन 2 नाम आप याद रखेंगे कि संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले जो 2 लोक सेवक थे, एक BN राव और एक SN मुखर्जी। BN राव और एक SN मुखर्जी। अच्छा, BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। वहीं SN मुखर्जी की भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। SN मुखर्जी की जो भूमिका थी, SN मुखर्जी की भूमिका क्या थी? योजनाकार, योजना बनाए थे यही। और BN राव क्या थे? तो BN राव थे आपका संवैधानिक सलाहकार। BN राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, और जो ये SN मुखर्जी थे वे जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट विधिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है कि ये, अब हम लोग आते हैं दूसरा सेक्शन जो स्टार्ट हो गया कि संविधान में जो बहुत सारे चीज़ें हैं वो कहाँ से लिए गए, किस देश से लिए गए हैं, तो उनको यहाँ पर मिलान करना है। ये आपका दूसरा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 46 से। ठीक है, तो देखिए चलते हैं कि मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से, बिल्कुल सही है। DPSP आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ क्या ऑस्ट्रेलिया से ली गई है? ये गलत है, हम लोग का सी ही गलत है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से, ये बिल्कुल सही है। तो केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ये देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या हैं। ये अगर बॉक्स पढ़ लेते हैं तो इससे आने वाले 10 या 12 क्वेश्चन जो होंगे इसी पर बेस्ड होंगे। तो देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या क्या लिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है ये। और संविधान का आकार हो या संरचनात्मक स्वरूप हो, विषय सूची हो, भाषा पर 1935 के अधिनियम का गहरा प्रभाव पड़ा है। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिए गए हैं उनको देखते हैं हम लोग। तो ब्रिटिश संविधान से जो है और संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडलीय सरकार, विधि निर्माण प्रक्रिया, इकहरी नागरिकता और विधि का शासन और चुनाव आयोग का प्रावधान, ये सब ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका का। फिर फ्रांस से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जर्मनी से। ठीक है, और एक दक्षिण अफ्रीका से और जापान। ठीक है, और पूर्व सोवियत संघ। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कहाँ से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया उसको हाईलाइट करता हूँ। देखिए संविधान का मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से ली गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, और एक उपराष्ट्रपति का पद। अच्छा, फ्रांस गणतंत्र की स्थापना कहाँ से ली गई? फ्रांस से ली गई है। आयरलैंड से क्या है? DPSP, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ठीक है, अच्छा, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट शक्तियों के मनोनयन की प्रणाली। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा का संविधान क्या है? संघात्मक व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंध की
संबंध और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये सभी कनाडा से ली गई हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति भी कहाँ है, कनाडा से ली गई है। केंद्र द्वारा केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, ये कनाडा के संविधान से ली गई है। और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी जो क्षेत्राधिकार है, ये भी कनाडा के संविधान से लिए गए। इसको 2 से 3 बार आप रिवाइज कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और मैं पीडीएफ तो दे ही दूंगा, आप लोग वहाँ से क्या करेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे। जर्मनी का वायुमंडल संविधान जो है, इसे आपातकाल में मौलिक अधिकार का स्थगन संबंधी शक्ति यहाँ से दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की पत्ती ली गई है। और साथ ही राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान का संविधान आर्टिकल 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएँ जापान से ली गई है। और मूल कर्तव्य जो है वो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का जो प्रावधान है वो किस देश से प्रेरित है। तो चुनाव आयोग जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ब्रिटेन से लिए गए हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर कि चुनाव आयोग का प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो यूके यानी ब्रिटेन से लिए गए हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है, संघीय व्यवस्था जो ली गई है वो कनाडा से। संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से लिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ये किस देश से ली गई, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। इस नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इस तरह हर एक सेक्शन अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो मैं पार्ट 3 तक भी उसको ले जाऊँगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस कुछ दिन जुड़े रहिए। आप लोग को एग्ज़ाम में पीटी का डर का, मेंस में लिखने का भी डर मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि शाम को मैं मेंस के लिए पूरा का पूरा आपके लिए तैयार कर रहा हूं। और सुबह में पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कंटेंट मैं आपको दूंगा। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहें और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी, लोग उतने ही शिक्षित होते हैं और उतना ही देश के विकास में योगदान देते हैं। तो आप लोग खुद अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए कुछ ऐसा काम कर जाएँ। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हुआ हम लोग का संविधान निर्माण के चरण में। आज कितने टोटल क्वेश्चन कंप्लीट किए हम लोग, तो 50 क्वेश्चन जो है आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।